हेलो दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के बारे में बात किया था कि कैसे फ्रिक्शन सपोर्ट करता है, अपोज नहीं करता हमेशा। तो फ्रिक्शन को अपोजिंग फोर्स नहीं बोल सकते, वो मोशन को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को करता है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेज मोशन, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह है, दोबारा एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन जो लिया था उसमें मैंने सरफेस को स्मूथ रखा हुआ था, पर अब मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ रफ। दिस सरफेस इज रफ। ये M1 है, ये M2 है, और ये सरफेस भी रफ है। ठीक है, दोनों रफ सरफेसेस। मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ये। ठीक है, कोई फोर्स मैंने नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो बताओ इस सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? आप बोलोगे नो टेंडेंसी नो फ्रिक्शन, नो टेंडेंसी नो फ्रिक्शन। एटलीस्ट टेंडेंसी तो हो, स्लाइडिंग ना भी है तो। इस इस ब्लॉक के M1 के कहीं जाने की टेंडेंसी नहीं है, तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं चाहता ही यही हूं, मेरे चाहने के हिसाब से काम चल रहा है, तो मैं क्यों जंप करूं? राइट। जब ये नहीं बढ़ेगा तो इसके गिरने के चांस तो हुए नहीं, तो यहां भी कोई टेंडेंसी नहीं, तो यहां भी कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। तो इन दोनों सरफेसेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। क्लियर है? यहां पे नो फ्रिक्शन बिकॉज नो टेंडेंसी। नीचे वाला मूव नहीं करेगा तो आगे की तो हिलने के चांस ही नहीं है, तो नो फ्रिक्शन बिकॉज नो टेंडेंसी। डन है? यहां तक क्लियर है? एकदम सिंपल सा था, हमने एक्सटर्नल लगाया नहीं तो इसके मूव करने के चांसेस हुए नहीं। अब सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाया कि इसके रफनेस को ये तोड़ नहीं पाया। मतलब एक टेबल को खिसकाने के लिए मैंने ताकत लगाया, पर वो टेबल अभी खिसक नहीं रहा, ये ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पे है, मूव नहीं किया। तो M1 नहीं मूव किया क्योंकि ग्राउंड के रफनेस ने उसको बढ़ने नहीं दिया। तो ग्राउंड ने फ्रिक्शन किधर लगाया होगा? M1 पे पीछे लगाया होगा, लोअर सरफेस पे। M1 के लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन इधर लगा होगा। अभी ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि ग्राउंड पे किधर लगा, वो मैं समझा चुका हूं आपको। मेरा इंटरेस्ट है भाई M2 के बारे में बताओ कि M2 पे फ्रिक्शन किधर लगा होगा। अभी तक ग्राउंड पे रखा M1 ब्लॉक मूव नहीं किया है, तो बताओ कि M2 के गिरने की टेंडेंसी पीछे हुई कि आगे हुई? कोई टेंडेंसी नहीं भाई, है ना? ये टेंडेंसी गिरने की तब होगी ना जब ये निकलना चाहेगा, ये आगे बढ़ेगा। ये तो बढ़ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे कोई टेंडेंसी डेवलप ही नहीं हुई, तो यहाँ पे नो फ्रिक्शन, क्योंकि भाई कोई टेंडेंसी नहीं है। बात समझ में आई होगी, आई होप। इसको मैं बढ़ाना चाहा पर मैं खींच नहीं पाया, तो पीछे फ्रिक्शन तो लग गया क्योंकि इसी ने बढ़ने नहीं दिया, एफ एक्सटर्नल को इसने काउंटर कर दिया। क्योंकि ये बढ़ा नहीं तो ऊपर वाले के गिरने की टेंडेंसी हुई नहीं, नो टेंडेंसी तो नो फ्रिक्शन। तो ऊपर वाले सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगा हुआ। केस नंबर थर्ड। अब मैंने एफ एक्सटर्नल इतना सफिशिएंट लगा दिया कि ये मूव करने लगा। समझना केस को, मैंने एफ एक्सटर्नल इतना लगा दिया कि M1 स्लाइड करने लगा और M2 इसके साथ जा रहा है। M1 पीछे गिर नहीं रहा अभी,
क्लियर है? एफ एक्सटर्नल मैंने इतना लगाया कि M1 चल पड़ा और M2 उसके साथ जा रहा, M2 पीछे स्लाइड नहीं कर रहा, साथ साथ चल रहा। तो बताओ M1 के लोअर सरफेस पे और M2 के लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? आप बोलोगे ओके, ड्रॉ करते हैं इसको फिर से। थोड़ा ऊपर ये M1, थोड़ा ऊपर ये M2। आपने एक्सटर्नल फोर्स आगे लगाया, जमीन ने बोला होगा भाई फ्रिक्शन का ऑर्डर है पीछे लगाओ, लगा दिया, क्योंकि आप उसको स्लाइडिंग रोकना चाहते हो। जैसे कि आगे बढ़ा तो M1 ब्लॉक निकल जाना चाहता है, या तो हम बोलेंगे M1 आगे बढ़ रहा है तो M2 के गिरने की टेंडेंसी हुई पीछे। तो M1 का अपर सरफेस बोल रहा होगा भाई M2 पीछे गिरना चाहता है तो उसको रोको, क्योंकि फ्रिक्शन का ऑर्डर है, स्लाइडिंग नहीं होने देना है। तो जब ये आगे बढ़ना चाहेगा, इसके पीछे गिरने की टेंडेंसी होगी, तो पीछे ना गिरने के लिए फ्रिक्शन इधर लगाना पड़ेगा ताकि स्लाइडिंग ना हो। एक और चांस है स्लाइडिंग ना होने का, और वो क्या चांस है? M2 पीछे जाना चाह रहा, अगर वो M1 को साथ लेके चल पड़े तब भी तो स्लाइडिंग नहीं होगा। यानी कि M1 के अपर सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, उतना ही लगेगा जितना यहां लग रहा था। नो, जब मैं इसको आगे बढ़ाया, इसके गिरने की टेंडेंसी हुई पीछे, पीछे गिरने की टेंडेंसी की वजह से यहाँ स्लाइडिंग हो सकता है, इसलिए M2 बोल रहा है एक काम कर M1 तू भी मेरे साथ पीछे चल ताकि स्लाइडिंग ना हो, फ्रिक्शन का ऑर्डर है। M1 बोल रहा भाई तू गिरी मत ना, क्या गिरना मत, तो फ्रिक्शन वैसे भी तो मतलब तुम्हारा स्लाइडिंग ना होगा, वैसे भी तुम गिर मत ना। तो नहीं गिरने के लिए इधर लगा दिया, साथ चलने के लिए उसने उधर लगा दिया। ये F1 किसने लगाया? M2 ने लगाया, ताकि M1 को साथ लेके चल पड़े और स्लाइडिंग ना हो, साथ चले स्लाइडिंग ना हो, साथ चले। आया समझ? तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट? केस नंबर नेक्स्ट। अब एफ एक्सटर्नल इतना सफिशियंट है, इतना ज्यादा है कि M2 पीछे स्लाइड करने लगा। आप बोलोगे स्लाइड करने लगा या टेंडेंसी था पीछे जाने का? दोनों केस में फ्रिक्शन इस पे तो आगे ही लग रहा है और इस पे नीचे लग रहा है, तो इससे पहले वाले केस और इस केस में कोई फर्क नहीं है। बस एक फर्क है कि वो चलने लगेगा तो फ्रिक्शन का नाम कुछ और हो जाएगा, जब ये रुका हुआ है तो फ्रिक्शन का नाम कुछ और है। आगे बात करेंगे स्टैटिक डायनेमिक समथिंग। समझ में आया? आगे होगा, राइट? तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें से फ्रिक्शन का एक पार्ट है स्टैटिक और दूसरा है स्लाइडिंग। ये दोनों रफनेस की वजह से कैसे है? दुनिया में कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं, थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हर एक ऑब्जेक्ट रफ है। रफ है तो जो हमें ऐसे दिख रहा है डायरेक्ट, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसे दिख रहा होगा। यानी कि एक ब्लॉक जमीन पे ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, जो हमें लग रहा है भाई ये प्लेन सरफेस पे इस तरह से रखा हुआ है, लाइक दिस। ये सरफेस एक्चुअली में ऐसा है कांटेक्ट में, क्योंकि स्मूथ है नहीं ना सरफेस, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है तो टेढ़ा मेढ़ा। समझ आया? अगर टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे हम बोलते हैं ना भाई अपना प्लैनेट अर्थ स्फेरिकल है, दूर से देखो तो एक बॉल दिखता है, पर हमें पता ना कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं ये है, कहीं वो है तो टेढ़ा मेढ़ा। जब छोटे लेवल पे देखते हैं, बड़े लेवल पे तो स्फेरिकल बॉल है, वैसे ही बड़े लेवल पे हो सकता है ये बोर्ड आपको प्लेन दिखे, स्मूथ दिखे, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा सा दिखेगा। समझ में आया? तो उसी चीज को मैं आपको दिखा रहा हूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि भाई एक्चुअली में ये टेढ़ा मेढ़ा है,
तो एक सरफेस ऐसा है, इसके ऊपर एक और सरफेस रखा हुआ है लाइक दिस, और मैं अगर इसको आगे बढ़ाना चाहूं तो कैसे वो अपोज करता है ये समझाता हूँ। ये कॉन्टैक्ट में देता हूँ कि भाई ये कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तो नॉर्मल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल इस तरह लग रहा होगा, यहाँ नॉर्मल ऐसा, यहाँ नॉर्मल ऐसा, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। इस तरह से नॉर्मल हर जगह लग रहा होगा, ठीक है। और ये मस्त रखा हुआ है, कॉटेज में टिका हुआ है। अब आपका मन हुआ कि भाई क्यों ना इसको आगे बढ़ा लिया जाए। आगे जैसे बढ़ाना चाहोगे, ये नॉर्मल की जो कंपोनेंट्स होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऐसे जो कंपोनेंट होंगे, तो आप अगर इस तरफ बढ़ाना चाहोगे तो ये वाले कंपोनेंट अपोज करेगा, और आप अगर उधर ढकेलना चाहोगे, उधर ले जाना चाहोगे, तो उधर ले जाने के लिए ये तो नहीं, पर ये वाले अपोज करना चालू कर देंगे, दिस वन। समझ में आ गया? और इसी की वजह से फ्रिक्शन लगना चालू होता है सॉलिड बॉडीज में। आया समझ? है ना, रफनेस की वजह से। तो हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ने वाले हैं वो ड्यू टू रफनेस पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, इसलिए हम विस्कस की बात नहीं करेंगे, विस्कस फोर्स जो लिक्विड में लगता है, और हम किसकी बात नहीं करेंगे, एयर ड्रैग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ रफनेस के वजह से पढ़ने वाले। रोलिंग फ्रिक्शन में एक्चुअली क्या होता है, क्यों नहीं पढ़ रहे हम, इसको यहाँ पे बता देता हूँ। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि कोई भी जमीन पूरी तरह से सॉलिड, एकदम सॉलिड थोड़ी है, डिफॉर्मेशन तो हो ही जाता है, चाहे वो छोटा हो। अब गीली जमीन पे एक ट्रक लगा दो, ट्रक चढ़ा दो, तो जमीन धसती जाती है, ऐसे जमीन धस जाती है ना, वजन की वजह से। वैसे ही रियल, हम गीली जमीन की बात ना करें, नॉर्मल रिजिड सरफेस की बात करें, तो उस पे वजन डालने की वजह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे धस जाता होगा ना, वो हमें नहीं दिख रहा। जो हमें दिख रहा वो तो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड है ही नहीं, हम तो रिजिड मानते हैं ना। तो ये जमीन पे धस गया, अब इसको ऊपर बराबर लेवल पे उठने के लिए ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है। इस डिफॉर्मेशन की वजह से इस टायर को उठने के लिए इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ये डिफॉर्मेशन की वजह से प्रॉब्लम आया, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ये रफनेस की वजह से नहीं है, ये डिफॉर्मेशन की वजह से है ना। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ रफनेस की बात कर रहे हैं, और ये दो पढ़ने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग, या तो इसको बोलेंगे काइनेटिक या तो डायनामिक, ठीक है। काइनेटिक और स्लाइडिंग और डायनामिक बोलेंगे, इसी नाम से तीनों पढ़ेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये तब लगता है जब बॉडी में क्या हो, बॉडी में सिर्फ टेंडेंसी हो, सिर्फ टेंडेंसी हो, टेंडेंसी ना हुआ तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, और सिर्फ टेंडेंसी हो उस टाइप पे क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। इफ अ बॉडी having only tendency to slide but it is actually not sliding, that time the friction acting is known as static, ठीक है। और स्लाइडिंग मतलब बॉडी स्लाइड करने लगे, एक सरफेस दूसरे के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट हो जाए, तो हम बोले भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगना चालू हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो गया, राइट। तो स्टैटिक के बारे में अब थोड़ा सा बात करते हैं, और यानी कि बॉडी जब तक नहीं चलेगा तब तक लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक बात, नॉर्मल लेवल पे बचपन में जो एग्जांपल पढ़ते थे छठी सातवीं में, ये सरफेस स्मूथ है, इधर मैंने लगाया 2 न्यूटन, इस तरफ से एफ लगाया, एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये स्लाइड ना करे, ना इधर जाए ना इधर जाए, फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा क्योंकि हमने स्मूथ लिया हुआ है। आप बोलेंगे सर 2 न्यूटन ले लो, कहीं नहीं जाएगा। वोट अगर हम 3 न्यूटन ले लें, 3 न्यूटन ले लोगे तो इधर बढ़ जाएगा। वोट हम 1 न्यूटन ले लें, 1 न्यूटन ले लोगे तो इधर चला जाएगा। ये यहीं पे तभी रहेगा जब आप इक्वल एंड ऑपोजिट लगाते हो, दो ही फोर्स है हमारे पास, इक्वल एंड ऑपोजिट लगा देते हो तो ये अपने जगह पे, अगर पहले रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे रहेगा, इसकी वैल्यू 2 न्यूटन होनी चाहिए।
ये तो हम बचपन में पढ़ चुके। तो अभी क्यों पढ़ाया? अभी इसलिए पढ़ाया मेरी जान कि मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये सरफेस रफ है। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 2 न्यूटन खींचने के लिए, पर बॉडी बढ़ा नहीं, रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन ने ही बढ़ने नहीं दिया होगा। तो बताओ पीछे जो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी कि ये ब्लॉक रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रह गया। बोलोगे ओ 7th का एग्जाम्पल इधर काम आता है। यस, इधर काम आया भाई। ये फ्रिक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 2 न्यूटन ही रहा होगा, तभी तो ना ये इधर गया ना इधर गया, ये रेस्ट पे ही रहा। ओ ऐसा, यानी कि अगर ये 3 न्यूटन होता और अभी भी नहीं चलता तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन 3 न्यूटन होता? ऑफ कोर्स। और अगर मैं फोर्स हटा देता, जीरो कर देता, तो ये जीरो हो जाता है। मान लेते हैं कि मैं जब तक 50 या 100 न्यूटन मान लेते हैं कि मैं एफ एक्सटर्नल अगर 100 न्यूटन ना लगाऊं कम से कम, तब तक ये बॉडी नहीं बढ़ेगा। और मैंने 10 न्यूटन लगाया तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब उस टाइप पे स्टैटिक फ्रिक्शन 10 लगेगा। यस 10 लगेगा, क्योंकि ये चीज रेस्ट पे तभी रहेगा जब इक्वल हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, नहीं तो चल देगा भाई। ओ तो अगर मैं इसको 20 करूं ये 20 हो जाएगा, ये 30 करूं ये 30 हो जाएगा। यस, कर कौन रहा है? खुद हो रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं भाई। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अपने आप एडजस्ट कर रही, जैसा मैं एक्सटर्नल फोर्स को चेंज कर रहा हूं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों बोल रहे हो सेल्फ एडजस्टिंग? क्योंकि मैं जैसे एक्सटर्नल चेंज कर रहा हूं वो अपने आप चेंज हो रहा है। वाओ नाइस। यानी कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ बनाऊं तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ऑफ कोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, जितना ये बढ़ाओ ये इतना बढ़ाओ, पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। गॉट इट? अच्छा, तो फिर जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही स्टैटिक होगा क्या? यस। तो क्या हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स? लिख डालो। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बराबर होता है एफ एक्सटर्नल के। स्टैटिक फ्रिक्शन है तो डेफिनेटली बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, स्टैटिक कंडीशन में है। ओके, 2 पॉइंट तो हमने लिख लिया यहाँ से। और कुछ निकाल सकते हैं यहाँ पे क्या? यस, निकाल लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे बात करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग ब्रो? तो लिमिटिंग मतलब ब्रो, मान लो आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो और एक वार्निंग आ चुकी है कि बेटा पढ़ने बैठ जा। आपने सोचा ठीक है ना, बैठ जाता हूँ 5 मिनट, खेलते रहे। 5 मिनट बीत गई, आप हिले नहीं, खेलते जा रहे हो। इस पर वार्निंग में थोड़ा सा वॉइस रेज हो चुका था, थोड़ा डर है आपको कि मैं पिट सकता हूं, पर आप नहीं गए। थर्ड टाइम चप्पल उड़ता हुआ है, पर आपको लगा नहीं, क्रॉस किया। इसका क्या मतलब कि ये जो वार्निंग है ये लिमिटिंग वार्निंग है। अगर अभी नहीं हिला तो पक्का चप्पल पड़ेगा। इस बार क्रॉस किया, नेक्स्ट टाइम लगेगा। तो ये लिमिटिंग वार्निंग था, इस वार्निंग के बाद वार्निंग नहीं होगी भाई मेरे। वैसे ही जब आप एक बॉडी को किसी रफ सरफेस पे रखते हो और इसको एक्सटर्नल फोर्स से खींचना चाहते हो, ये कह रहा भाई मुझे 100 न्यूटन लगा मैं बढ़ जाऊंगा, आपने 10 लगाया हिल ही नहीं रहा। ओ, आपने 20 लगाया हिल ही नहीं रहा, पूरा 100 न्यूटन दे ले जा। आपने 50 लगाया हिल ही नहीं रहा, आपने 100 लगा दिया। दिस इज लिमिटिंग वैल्यू, यहां पे हिलना पड़ेगा। मतलब इसके बाद 0.0001 न्यूटन एक्स्ट्रा लगा दिया तो डेफिनेटली ये हिलेगा। तो ये जो अपोजिशन है
जब मैं यहाँ 10 लगाया था तो एक्चुअली 10 अपोज कर रहा था, 20 लगाया 20 अपोज किया, 30 लगाया 30 अपोज किया, 50 लगाया 50 अपोज किया। जब मैं 100 लगाया तो ये मैक्सिमम 100 ही रोक सकता है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद में अगर 101 कर दूं तो ये चल देगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ी लगेगा, तब तो काइनेटिक हो जाएगा। यानी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है और इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। चप्पल आ गया, क्रॉस कर गए, अब पड़ जाएगी। तो हम बोलेंगे भाई नेक्स्ट पॉइंट कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक का वो वैल्यू है कि उसके बाद जरा सा भी लगा दिया वो निकल पड़ेगा। पर हम ये बैलेंसिंग कंडीशन लिया करेंगे कि हमें एक्सटर्नल फोर्स कितना चाहिए रहेगा, तो हम बोले भाई लिमिटिंग के बराबर। ठीक है, लेक्चर को यहीं पे करते हैं कंक्लूड, क्योंकि 20 मिनट हो गया, इससे ज्यादा नहीं लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए हो? ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।